दोस्तों नमस्कार, मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपने चहेता न्यूज़ चैनल जालौन टाइम्स। आज अभी का ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं उन दर्शकों से निवेदन करना है कि अगर उनको ये वीडियो वो देख लें और उनको पसंद आए तो वे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, साथ साथ में अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आपके ये करने से हमारा बहुत उत्साहवर्धन होगा, जिसकी हमें इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ में आज के वीडियो के बारे में अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना भी ना भूलें और इस बात का कोई संकोच न करें कि अगर अभी लगता है आप हमारे वीडियो के कंटेंट से सहमत नहीं है, वीडियो में व्यक्त किए जा रहे विचारों से सहमत नहीं है, तो आप जो है हमारे उसके प्रतिवाद दर्ज करा सकते हैं, हमारी आलोचना भी करा सकते हैं। वो भी हम जो है सैर स्वीकार करेंगे, सिर माथे लेंगे आपकी आलोचना। तो आज जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दोनों विदेश यात्रा पे हैं। हालांकि दो महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ा घमासान मचा हुआ है, उनकी पार्टी की हालत उन राज्यों में पतली है। हरियाणा में ये हुआ कि उनकी धमक चूँकि कमज़ोर पड़ गई है, वरना पहले तो वो बड़े बड़े चुनाव में बड़े बड़ों के टिकट काट देते थे, तब ऐसा विद्रोह नहीं होता था। लोग मन महसूस कर रह जाते थे और ये क्योंकि उनको दिखाई देता था कि अब भारतीय जनता पार्टी को अगर उन्होंने छोड़ा तो उनकी राजनीतिक नैया मझधार में डूब जाएगी, कोई दूसरा विकल्प किसी को नज़र नहीं आता था। और मोदी जी का इतना ज़्यादा नियंत्रण स्थापित हो गया था, उनकी ऐसी हनक बन गई थी कि कोई भी उसका चाहे वो कितना भी बड़ा राजनीतिक अहित कर दें, लेकिन उनके विरोध में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज हरियाणा में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। जिनके टिकट कटे हैं उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं हुआ, चाहे वो वर्तमान विधायक हों, चाहे वो लोग हों जिनको पिछली बार टिकट मिले थे लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया गया। तो वैसे भी हरियाणा में स्थिति खराब थी, तमाम सारे उसके लिए जो है पापड़ बेलने पड़ रहे थे। राम रहीम की कृपा अर्जित करनी पड़ रही थी। राम रहीम के मामले में तो जैसा कानून का मजाक उड़ाया है मोदी जी की सरकार ने या भाजपा ने, वैसा कभी उड़ाया नहीं गया। एक तरफ तो वो बेटियों की सुरक्षा की बात भी करते, दूसरी बात राम रहीम पर तो बलात्कार के भी आरोप है, बल्कि बलात्कार में भी वो सजा याफ्ता है। लेकिन राम रहीम को तो जेल में रहने नहीं दिया जाता, उनको तो बार बार पेरोल मिल जाती है। अब राम रहीम के भरोसे और दूसरी पार्टियों से जो जीने की क्षमता रखने वाले दागी उम्मीदवार हैं, उनके भरोसे से झूठे भाषण देने से, छिछले भाषण देने से कि कोई अगर विपक्ष आ गया तो आपकी भैंस छोड़ ले जाएगा, आपकी मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, इस ढंग की बातें करके तब भी आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, तो फिर ये कहाँ माना जाए कि आप बड़ी लोकप्रिय हैं या आपकी पार्टी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये तो खैर आप इससे तो आपकी पोल खुल रही है जब आप इतने निचले स्तर पर जा रहे हैं। तो हम तो मैं ये रहा था कि एक तरफ तो विदेशों में आजकल मोदी जी विदेश यात्रा पे है, तो वहाँ पे मोदी जी का मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ा है और उन्होंने बताया कि पता नहीं लोग क्यों हिंदू मुसलमान करते, कौन लोग हिंदू मुसलमान करते। विदेशों में तो हिंदू मुसलमान बहुत मिलकर रहते और अब ये जो है इससे उन्होंने अपनी जगह सही करा दी, क्योंकि मुसलमानों को जो है वो मुसलमानों का दमन करने में, मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त करने में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में मोदी जी ने देश के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो तो जो है उन्होंने तो वो जो समान नागरिक संहिता की बात को वो कहते हैं कि उसमें समान नागरिक संहिता की बात के नाम पे वो जो है मुसलमानों के जो पर्सनल कानून है उनको निष्प्रभावी बनाने की बात करती है कि वो अपने आपसी व्यवहार में भी वो जो है वो अपने जो धार्मिक व्यवस्था को लागू न कर पाए। हालांकि उनकी धार्मिक व्यवस्था में कोई बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ भी हैं, तो एक दृष्टिकोण से ठीक है वो, मतलब जो है समान, लेकिन वो उन कुरीतियों में सुधार लाना या वास्तव में व्यवस्था बनाना
ये उनका लक्ष्य नहीं है। वैसे तो सेकुलर शब्द को उन्होंने गाली करार दे रखा है, लेकिन अब जब मुसलमानों को अगर पता चला सबक सिखाने की बात हो तो वो फिर सेकुलर शब्द बड़ा उनके लिए बड़ा सम्मानी शब्द बन जाता है। तो उन्होंने कहा हम तो सेकुलर आचार संहिता, सेकुलर समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं। अब यही कहा जाए कि सेकुलर समान नागरिक संहिता अगर आप लागू करना चाहते तो फिर आप ये क्यों नहीं घोषणा करते कि मनुस्मृति से हम कोई सरोकार नहीं रखेंगे, क्योंकि मनुस्मृति की व्यवस्था मानवता विरोधी है, संविधान विरोधी है। मनुस्मृति को फिर आप जलाने का आह्वान क्यों नहीं करते? अगर आप करते, आपको अपनी कुरीतियों में कोई संशोधन करने का गवारा नहीं है। आप मुसलमानों की कुरीतियों में मुसलमानों की कुरीतियाँ दूर करने का आप ठेका लिए हुए हैं। आप जो है वक्फ कानून संशोधन, वक्फ कानून लेके आ गए, वक्फ अधिनियम लेके आ गए, वक्फ संपत्ति का मिनिमम तो करना चाहते, लेकिन जो मंदिरों के नाम पर हजारों एकड़ ज़मीन, लाखों एकड़ ज़मीन लगी हुई है देश भर में, और जिनसे एक परोपकार का काम नहीं हो रहा, मंदिरों का काम नहीं हो रहा, उसके जो महंत हैं और जो पीठाधीश्वर हैं, जो जिनके कब्जे में वो ज़मीन है, वो उसकी अपनी निजी भोग विलास में उसका उपयोग कर रहे हैं, उस पर के नियंत्रण के लिए आप कुछ नहीं करना चाहते। अरे उस ज़मीन के नियमन के लिए भी तो कुछ करिए, उनकी संपत्तियों के नियमन के लिए भी तो कुछ करिए। उससे भले ही आप किसी मुसलमान का या किसी गैर हिंदू का भला ना करें, लेकिन वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं तो वो उद्देश्य सफल होना चाहिए। वो पता चला कि वो तो उनके पुण्य कार्यों से ही होगा, और पुण्य कार्यों में अस्पताल बनवाना, गरीबों के लिए निःशुल्क इलाज की जिसमें व्यवस्था हो, और जो है शिक्षा के लिए जो है सहायता मदद प्रदान करना, मंदिरों के रख रखाव का काम करना, वहाँ पर जो है तमाम सारी की जो हमारी प्राचीन जो नृत्य विधाएँ हैं और तमाम सारी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, उनके बारे में उत्कृष्ट स्तर के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। इस सब के में तो मंदिरों की संपत्ति, मंदिरों से लगी जायदाद का करना चाह रहे, तो आप मुसलमानों के वक्त में तो पूरा करना चाहते, लेकिन इसमें नहीं करना चाहते। कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों को दबाकर रखने में ही आप ये समझते, आपने ये पूरे देश में ये भ्रम व्याप्त कर रखा कि हिंदू तभी तक सुरक्षित रह पाएगा जब मुसलमान बिल्कुल दोयम दर्जे के नागरिक बना के रखे जाएंगे। उनको आपके लिए उस मामले में व्यक्तिगत बातचीत में आपके जो लोग हैं वो चीन को मॉडल के रूप में पेश करते हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि चीन हर तरीके के धर्म को मानता, मनुष्य का शोषण कर उसमें। वहाँ चीन में तो पहले बौद्ध थे, लेकिन बौद्धों को भी वहाँ इजाज़त नहीं है अपनी उस धार्मिक आडंबर फैलाने की, किसी भी धर्म को नहीं है, तो इसलिए इस्लाम को भी नहीं है। वहाँ की स्थितियाँ अलग हैं, लेकिन आप उसका करना चाहते हैं। फिर बहरहाल पर हमने ये माना कि आप ये कहते हैं अगर हिंदूवादी व्यवस्था कायम हुई, अगर हिंदुत्व के नियम लागू होंगे देश में, एक सांस्कृतिक जो मूल्य हैं हिंदुत्व के, उनके अनुरूप अगर देश की व्यवस्था बनाई जाएगी, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर इस देश में उसको साकार किया जाएगा तो देश पे की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी होंगी, ज़्यादा खुशहाल होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। हमने इतने लोगों को अवसर दिया, हमने कम्युनिज्म को भी आजमा के देख लिया, हमने वामपंथ को भी आजमा के देख लिया, तो लोगों को क्योंकि लोगों ने इसलिए एक मौका दिया कि यदि जो हिंदुत्व के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है, हम चलो उसके मुताबिक एक प्रयास करने के लिए अब की बार का हम समर्थन देते, उसके प्रयास की अनुमति देते, पर आप उसका वो काम भी तो ईमानदारी के साथ में करें। वो जो नास्तिक हैं कम्युनिस्ट, उनका त्रिपुरा का मुख्यमंत्री माणिक सरकार हटते हैं, 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो पता चला उनके पास अपना निजी घर नहीं होता है, और अगर उनकी पत्नी को पेंशन न मिल रही हो तो वो उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाए। और दूसरी तरफ इंद्रजीत गुप्ता जैसे वहाँ पे रहे, जो गृहमंत्री रहे, और जो इतने बड़े बंगाल के इतने बड़े परिवार से आए थे, लेकिन पता चला कि गृहमंत्री बनने के बाद में भी वो फ्लैट में रहे, शादी नहीं की उन्होंने अपने उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए, उसमें पूरे समर्पण के लिए, कम्युनिज्म के आंदोलन के लिए शादी नहीं की, ईमानदारी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। आपकी तो अमित शाह पे तो आरोपों का अंबार लगा हुआ है, और साथ साथ में आपका तो अमित शाह की बात क्या करें, आपका विधायक से लेकर वार्ड मेंबर तक जिस ढंग से मतलब पैसे कमाने में जुटे हुए हर जगह, और उसकी आपकी छूट उनको सह मिली हुई है, तो आप ये तो हिंदुत्व के सांस्कृतिक
मूल्यों के अनुरूप क्या है, या हिंदू की सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप तो इससे कहा नहीं जा सकता। हिंदुत्व के सांस्कृतिक मूल्य तो बहुत उच्च दर्जे की नैतिकता की वकालत करते हैं। तो इसीलिए थे कि चलिए ठीक है, इसके अनुरूप प्रयास होंगे तो हो सकता है कि अब की बार ज़्यादा खुशहाली का रास्ता मिल जाए। लेकिन आप तो उस रास्ते पे भी नहीं चल रहे, उसमें भी आपने प्रवंचना करने का काम किया। और ये जो फिर एक बार आपकी प्रवंचना सामने आई, जब मुसलमानों को आप समझते कि इस्लाम की शिक्षाएं ठीक नहीं हैं, आप यहाँ पर जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं उसका साथ यही होता है कि इस्लाम की ठीक नहीं, मुसलमानों का व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप वहाँ पे मुसलमानों के प्रति आपको लाड़ जताने की ज़रूरत क्या है। इस तरह के पाखंड से, इस तरह के दोहरे चरित्र से आपकी प्रामाणिकता किस कदर नष्ट हो चुकी है, इसका आपको ज्ञान नहीं। तो खैर, विदेश में आप तो ये कर रहे थे, और देश में क्या हो रहा था, देश में मोहन भागवत ने फिर एक पुणे के कार्यक्रम में कह दिया कि आदमी को एक अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए। लेकिन लोग पर वो उसका कार्य कैसे, लोग इसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसको ईश्वर बनाने का काम लोगों का है। आप अपने मुंह से खुद ईश्वर न बन जाइए। ये साफ साफ कटाक्ष है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इसके तो वो विदेश चले गए, फिर एक बार संघ ने मोर्चा खोल दिया, जबकि ये लग रहा था कि नहीं, संघ ने तो अब युद्ध विराम कर लिया और संघ फिर जो है, संघ का फिर लहू पुकारेगा की स्टाइल में संघ का भाजपा के प्रति दुलार फिर उमड़ आया है। लेकिन अब संघ ये लग रहा है कि नहीं, संघ प्रमुख जो ने अभी उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। कई मामलों में वो कमज़ोर पड़ गए हैं, कई बैकफुट पे जा रहे बराबर, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहते मोदी। संघ चाहता था कि विदेश जो बाहर के लोग हैं, आयतित उम्मीदवार हैं, वो न लाए जाए, क्योंकि वो लोग दागी लोग हैं जिनको आप लेके आते, उनसे भारतीय जनता पार्टी की नैतिक छवि का बड़ा क्षरण हो रहा है। और चूँकि संघ उससे जुड़ा हुआ, तो संघ की नैतिक छवि को भी उससे धब्बा लग रहा। लेकिन देखा कि आप तो उसी पर उतारे हुए हैं। हरियाणा में आपने दल बंधुओं को टिकट बांटना शुरू कर दिया, 2 आपने राज्यसभा के सदस्य दल बंधुओं को भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उससे बात नहीं आ सकते, आपका स्वच्छता पे और सारी चीज़ों पे, उन सारी मूल्यों पे आपका कोई भरोसा नहीं। तो लगता है कि संघ इस वजह से चिढ़ गया, और संघ ने कहा कि जब तक इनको दबा के नहीं रखेंगी, तब तक जो है, तब भी अगर जरा से इनको ढील दी गई तो फिर ये पानी फिर ये सिर पे हमारे ऊपर पहुंच जाएगा। और लगता ये है कि संघ अब इस बात पे एडमेंट हो चुका है, आमादा हो चुका है कि अब हम जो 75 वर्ष की जो हमने एक परंपरा बनाने की कोशिश की है कि 75 वर्ष की उम्र के बाद कोई सक्रिय राजनीति में न रहे, वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाए हमारा नेता, तो हम उसको मोदी के ऊपर भी लागू करेंगे, मोदी चाहे जितने चटपटाएं। तो इसीलिए संघ जो है वो संघ खामोश होकर नहीं बैठ जाना चाह रहा, इसीलिए संघ अपना उनकी मोदी की घेराबंदी का कोई प्रयास नहीं छोड़ना चाह रहा। ये इसका एक व्याख्या इसकी ये भी हो सकती है। तो अब मोदी जी जब लौटेंगे तो उनके लिए जो है बड़ा ही ये पनौती वाला मामला ये होगा कि जो संघ ने जो कह दिया, उनके लिए फिर जो है एक अपशकुनकारी आते ही उनको एक अपशकुनकारी स्थितियाँ मिलेंगी, और इसलिए इससे उनका जो है उनका अवसाद और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी के वीडियो में अभी हमारा इस वीडियो में बस इतना ही है। अभी इस वीडियो में ये वीडियो बस यहीं तक हम रखते हैं, और इसके साथ वीडियो समाप्त करने के पहले फिर आपसे वही जो गुजारिश की थी नए दर्शकों से कि वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खुद भी करें और मित्रों परिजनों को प्रेरित करें, लाइक और सब्सक्राइब कराने के लिए और शेयर कराने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।